हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, उसको एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए सारस डायग्राम मेथड से उसकी वैल्यू फाइंड करना, और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू अनचेंज्ड होगी अगर उसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तब भी ऐसा पॉसिबल है। आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, रोज को कॉलम्स में चेंज करना या कॉलम्स को रोज में चेंज करना, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग किसी भी डिटरमिनेंट में रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज कर देते हो तो वैल्यू अनचेंज्ड होगी। ठीक है, मतलब ये कोई डिटरमिनेंट है 2 - 1 3 5। ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 5 10 -3, मतलब इसकी वैल्यू होती है 13। तो आपको सिखाया है। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, मतलब 2 - 1 3 5, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 2 5 10 माइनस, और ये कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 30। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तब भी इसकी वैल्यू अनचेंज्ड है। तो किसी भी डिटरमिनेंट की, मतलब सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज करके फिर डिटरमिनेंट करेंगे तो वैल्यू अनचेंज्ड होगी, ये प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने पर, मतलब रोज को कॉलम्स में चेंज करने पर वैल्यू अनचेंज होती है, कोई चेंज नहीं होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू पे। क्लियर हुआ ये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मतलब क्या कहना चाहता है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स है, किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर दें या किसी भी दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसी की बात करते हैं। पहले इसकी वैल्यू 13 है, आप जानते हैं, है ना। अगर मैं इसमें इन दोनों रोज, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर दूं, मतलब इसकी वैल्यू आपको याद है ना, 13 आई थी अभी। अगर मैं R1 एंड R2 इनको इंटरचेंज कर देता हूं, अगर मैं R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब क्या, देखिए अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां पे 3 5 और यहां पे 2 - 1 लिख देता हूं, तो इससे होगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ऐसे हम लोग साइन चेंज करके लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। एक्चुअली इसकी वैल्यू -13 आ रही है। ठीक है, बात आ रही है मेरे समझ में। किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बट साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं फिर से इसमें कोई चेंजेस करूं, इसमें फिर से कोई चेंज अगर मैं करना चाहता हूं, सपोज मैं C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना चाहता हूं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 5 - 1 3 2। ठीक है, क्लियर है ये। मैं वैल्यू फाइंड कर भी आपको बता देता हूँ, वैल्यू फाइंड करके भी बता देता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू तो 13 ही आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर मैं R1 R2 को अगर इंटरचेंज करता हूँ, 3 5 2 -1, तो देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आती है, -3 एंड -10, -13 आ रही है ना। मैंने यहाँ पे R1 R2 को इंटरचेंज किया है, वैल्यू में क्या हुआ, 13 तो आ रही है ना, बट ये माइनस का 13 आ रही है। कैसा है, -13 मिल रही है, मतलब क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। ठीक है, फिर अगर किसी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, फिर से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी दो रोज या कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, बट साइन चेंज हो जाता है। 3x3 ऑर्डर में भी ऐसा होगा। ठीक है ना, देखिए मान लो कोई 3x3 ऑर्डर की आपके पास डिटरमिनेंट है। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 - 1 3 5 4 6 8 2 9, ये कोई डिटरमिनेंट है।
ठीक है। तो आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अगर इस डिटरमिनेंट में किसी भी दो रोज को, मान लो मैं इस बार R1 एंड R3 को अगर इंटरचेंज करता हूँ तो क्या होगा, अगर R1 R3 को इंटरचेंज करता हूँ, ये R1 है ये R3 है, देखिए क्या 8 2 9 यहाँ पे हो गया और 2 -1 3 यहाँ पे हो गया, बीच में 5 4 6 सेम है। तो क्या वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की इक्वल होगी? नहीं, साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? साइन। फिर से अगर आप किसी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करना चाहें, फिर से ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसा चलता रहेगा। तो जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा हम लोग करते हैं। कभी भी हमें किसी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करने की जरूरत है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को वापस प्ले करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है। एक में बात हो रहा था नो चेंज और एक में बात हो रही थी चेंज। नो चेंज, अनचेंज्ड कब है? जब ट्रांसपोज करते हैं, इजीली आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और चेंज कब है? किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज में क्या चेंज होता है? साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है ये? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, मतलब इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं, मतलब इक्वल हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं विदाउट एक्सपेंड किए, मतलब 1 2 3 1 2 3। देखिए इसमें फर्स्ट एंड सेकंड रो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है ना। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, इसका भी थर्ड एलिमेंट 3 है। तो मतलब दोनों रोज सेम है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, वैल्यू 0 ही मिलेगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी का यूज करके आप डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हैं, इसीलिए तो प्रॉपर्टी बनाई है। क्लियर है? तो कोई भी दो रोज हो, कोई भी दो कॉलम्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसमें फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मैंने सेम लिया है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ एक्सपेंड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ 0 है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी दो रोज या कॉलम्स इक्वल होंगे तो हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल है तब तो ठीक है 0 होगा, और तीनों रोज या तीनों कॉलम्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा? आप समझ ही गए, जब तीनों रोज इक्वल है, मान लो यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा है, तीनों रोज इक्वल है, तब भी वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि तीन रोज अगर 0 है तो दो तो उसमें इंक्लूड ही है ना, दो रोज तो 0 ही है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी दो रोज 0 है, तीन रोज भी 0 है या कॉलम 0 मतलब इक्वल है, कोई भी दो रोज इक्वल है या कोई भी दो कॉलम्स इक्वल है, लेकिन साथ साथ मान लो कभी ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 ही होगी उसकी वैल्यू। क्लियर हुआ ये? ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ मैं इसी के साथ समझाना चाहूँगा थर्ड के साथ, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, और साथ में आप लिख दो एक और चीज़, आइडेंटिकल और इन द सेम रेशियो, ये इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल हो सकता है वो तो ठीक है, अगर सेम रेशियो हो दो रोज का या कॉलम्स का तब भी वैल्यू 0 होती है। कैसे? देखिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शनल है, मतलब सेम रेशियो है। कैसे? 2/4 होता है हाफ, 1/2 होता है हाफ, 6/12 भी क्या होता है? हाफ। मतलब क्या? रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स हो, उनका रेशियो सेम है तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। क्लियर है ये? तो इस थर्ड प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम होगी? आप लोग वापस प्ले करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? 0 होने के बारे में बताया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है? कोई भी दो रोज या कॉलम्स इक्वल हो या सेम रेशियो हो तब वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ देखिए, और इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब क्या? कोई भी एक
डिटरमिनेंट है, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये तो आप जानते हैं, आपने एक्सपेंड किया था तब मैंने ये डिस्कस किया था। देखिए जैसे मैं फर्स्ट रो को लेके अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि तीनों जीरो ही है, ठीक है। और अगर फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने पर अगर जीरो मिल रहा है तो मैं किसी भी रो या कॉलम को लूँ, आनी तो वही वैल्यू है, जीरो ही। इसीलिए किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो। तो इनको रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, नो चेंज। तो कब चेंज नहीं होगा, जब ट्रांसपोज हो, जब ट्रांसपोज करेंगे तो नो चेंज, ठीक है। रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, सेकंड, रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या, साइन चेंज, ठीक है। ट्रांसपोज तो नो चेंज, ठीक है। दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो साइन चेंज, ठीक है। उसके बाद हम जीरो की बात करें, जीरो कब कब होता है, कोई भी दो रोज या कॉलम सेम हो, कोई भी दो रोज या कॉलम सेम हो या उनका रेशियो सेम हो, ठीक है, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। एक और बात क्या, कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही मिलती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, आगे और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम है, उसके सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या करें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। हम लोग अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से, तो क्या होता है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। किसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे, उस कांस्टेंट से। मतलब क्या है, समझाता हूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। देखिए, कोई भी एक आपके पास डिटरमिनेंट है, उसके किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, ये वही मैंने लिखा मैट्रिक्स, जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 13 है ना, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 5 10, ठीक है, माइनस प्लस 3 13। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 13 है, ठीक है। अगर मैं इस डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट को, इस डिटरमिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2। मैंने कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है किसी भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने एक रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कहता है ये, अगर मैंने एक रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, मैंने इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब क्या होगा, 26 रिजल्ट मिलना चाहिए। देखो 26 ही मिलेगा, 5 4 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, सबको नहीं मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता तो सबसे मल्टीप्लाई कर देते सारे एलिमेंट से, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, देखिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, सपोज लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा नहीं, आप ऐसे ही कोई कांस्टेंट ले लो 3, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम लोग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉर्मूले या कुछ इक्वेशंस होती है, उनको प्रूव करना होता है हमें, ठीक है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ 3 की जगह कोई ऐसा कांस्टेंट दे, जैसे लैम्डा दे दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा करते हैं हम लोग, है ना, जब हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे नहीं कर सकते, किसी भी एक रो से या कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट रो से नहीं तो आप सेकंड रो से भी कर सकते, सेकंड रो से नहीं तो थर्ड रो से कर सकते हो, वैल्यू वही आएगी। मतलब लैम्डा से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट मिलना है, वही रिजल्ट किसी भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको मिलने वाला है। क्लियर हुआ। इसका रिवर्स, मल्टीप्लाई करने का रिवर्स क्या होता है, कॉमन लेना। मल्टीप्लाई करने का रिवर्स क्या होता है,
कॉमन लेना। ये बात तो समझ में आ गई मल्टीप्लाई करने वाली, ठीक है। किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर इसी का रिवर्स पड़े, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन लेना भी इसके साथ में ही आपको सीखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें कॉमन लेने की। देखिए अगर कुछ कॉमन आता है, ठीक है, हम लोग रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 3। सेकेंड रो से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसे आ रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2 कॉमन मिल रहा है, तो बाहर 2 और आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 0। थर्ड रो से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो वैसा ही रहने देंगे। तो ये हुआ कॉमन लेना। कॉमन जब भी लेना होगा रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन ले सकते हैं हम लोग, समझ गए बात। मान लीजिए 2 सब में कॉमन होता, मान लो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा होता, 0 2, यहाँ मान लीजिए 6 होता, तो 2 थर्ड रो में भी कॉमन आ रहा है, तो थर्ड रो में से अगर मैं कॉमन लेता तो फिर से 2 लेता, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे 0 1 3 मिलता। ऐसा नहीं कि 2 सब में से कॉमन है तो एक बार ही बाहर ले लिया, नहीं, जितने रोज या कॉलम्स होंगे उतने ही बाहर 2 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही पॉसिबल है, इससे कहीं 2 आ रहा हो, सेकंड रो से 3 कॉमन आ रहा हो, थर्ड रो से 4 कॉमन आ रहा हो, ठीक है। रो वाइज या कॉलम वाइज ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कॉमन लेने को। कभी ऐसा आपको दिया हुआ है, सपोज ऐसा दिया है ए स्क्वायर ए, ठीक है, ए बी 2b देखिए इसमें से बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन हम लोग ले सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, रो को ही देख लेते हैं। फर्स्ट रो में से ए कॉमन आ रहा है, तो आप लोग एक कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ फर्स्ट रो में क्या बच जाएगा, ए 1 ए एंड 2। फर्स्ट रो में से अगर ए कॉमन लेते हो तो ऐसा मिलेगा। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं हम लोग। सेकंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग सेकंड रो से बी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने बी कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ ए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। थर्ड रो से सी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग सी भी कॉमन ले सकते हैं। सी कॉमन लेंगे वो भी मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, सी कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें ए सी 4। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है तो फिर से कॉमन ले सकते हैं, या तो यहीं पे ले लीजिए। जब आप सीख जाएंगे कॉमन लेना तो आप सब कुछ डायरेक्ट ही कॉमन ले पाएंगे। अभी मैं थोड़ा डिटेल से ही समझा रहा हूँ। तो ए बी सी हमने कॉमन ले लिया है। और भी कुछ कॉमन लेने की अगर हम लोग सोचते हैं तो देखिए अभी भी कॉमन कुछ ना कुछ आ ही रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, रो में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉलम को देखें, कॉलम में देखें, फर्स्ट रो में नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड रो में भी कॉमन नहीं आ रहा है, थर्ड रो में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप फिर से यहाँ बाहर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या 1 ए 1 सी और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन ले सकते हैं रो या कॉलम से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना हो तब भी हम किसी भी एक रो से या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम ही मिलेगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो बात आई समझ में इसमें, क्या किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किसी डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो किसी भी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, मतलब रो वाइज या कॉलम वाइज ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेने की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, वापस प्ले करके देखिए कोई प्रॉब्लम है तो। और क्वेश्चन में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतना सा जो मैंने यहाँ कुछ लिखा है उसी से आप इस पूरी थ्योरम को समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, आर आई चेंज इंटू आर आई प्लस के आर जे, और यहाँ सी आई चेंज इंटू सी आई प्लस के सी जे, ठीक है। आपको ये देख के कुछ याद आ रहा होगा, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस याद आ रहे होंगे, है कि नहीं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो सही बात है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। बस इसी टाइप का क्या मतलब है कि हम लोग किसी भी एक रो को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी एक रो है तो उसमें किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके किसी मल्टीपल को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैं मैंने यहाँ पे इसको कुछ और ही ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 2/2 ऑर्डर का, 2 1 5 3। इसकी वैल्यू देखें तो क्या मिलता है, 2 3 = 6 -5, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1। तो ये तो क्लियर हुआ कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब मैं अगर R1 में R1 + R2 करता हूँ, मतलब फर्स्ट रो में अगर मैं सेकंड रो को ऐड करता हूँ, यहाँ और कोई तो रो है नहीं, 2 ही रोज है, ठीक है। 3/3 ऑर्डर हुआ तो उसमें 3 रोज भी हो सकती है। तो फर्स्ट रो में अगर मैं सेकंड रो को ऐड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो है 2 and 1, उसमें 5 and 3 को ऐड करना है। 2 में 5 को ऐड करता हूँ 7 मिलेगा, 1 में 3 को ऐड करता हूँ मुझे 4 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो में क्या चेंज किया, R1 + R2 किया, ठीक है। और प्रॉपर्टी यही कहती है कि ऐसा करने पर भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 मिली है, ठीक है, और ऐसा करने पर भी 1 ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए कैसे, 3 7 7 3 कितना होता है 21, -5 4 कितना होता है 20, क्या वैल्यू मिली 1। मतलब किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर, ऐड ही नहीं माइनस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कैसे, R1 में मैंने क्या किया -R2, तो 5 को अगर इसमें से माइनस करता तो हमें मिलता है -3, 3 को इसमें से माइनस करते हैं तो -2 मिलता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या होती है, -3 × 3 -9, फिर -5 × -2 -10। देख सकते हैं अभी भी आपको वैल्यू 1 ही तो मिल रही है, ठीक है। तो किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो, सेम रो नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब एक और बात, किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो के किसी मल्टीपल को, किसी मल्टीपल जैसे इसका डबल ले लिया, ट्रिपल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, इसके किसी मल्टीपल को भी अगर मैं ऐड या सेपरेट करूं तब भी वैल्यू सेम रहने वाली है। मतलब देखो क्या, R1 में क्या कर रहा हूं, R1 में ऐड कर रहा हूं इसका ट्रिपल, तो ठीक है 5 का ट्रिपल कितना होता है 15, 15 को इसमें ऐड करूंगा तो हो जाएगा 17, ठीक है। 3 का ट्रिपल कितना होता है 9, इसमें ऐड कर रहा हूं कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 5 3 रहने दिया। मैंने R1 में क्या किया, R2 का ट्रिपल ऐड कर दिया, तब भी वैल्यू 1 ही रहेगी। देखिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 17 × 3 करते हैं, 17 × 3 करते हैं, कितना मिलता है 51 मिलता है, -5 × 10 करेंगे तो 50 मिलेगा। देख सकते हैं 51 - 50 1 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो को ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो कि किसी मल्टीपल को भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे ये कांस्टेंट कैसा भी हो, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मैंने 3 लिया है, -3 भी ले सकता था, 4 -4 1/2 3/5, कोई भी फ्रैक्शन में हो कैसा भी हो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने रो में समझाया वैसा सेम कॉलम के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। और हाँ, ऑपरेशंस में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या था कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग या तो रो ऑपरेशन ही यूज़ कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, मान लो फर्स्ट स्टेप में मैंने अगर रो को यूज़ किया है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे कॉलम्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक क्वेश्चन में उसकी वैल्यू में यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फैक्टर नहीं होने वाला है, हम लोग दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये वापस समझा देता हूँ। किसी भी एक रो में से किसी दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी एक रो में से किसी दूसरी रो के किसी मल्टीपल को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम कॉलम में भी है, किसी भी एक कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम के किसी मल्टीपल को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ईजी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है ये दोनों ही प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर्टीज़ इसकी इतनी ही नहीं, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस तक के ही रह रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है और बाकी इतना काम नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी कुछ ट्रिक्स होगी क्वेश्चन करते वक्त मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो समझाने में मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखना है, मतलब लेकिन उसका यूज़ ना के बराबर है प्रॉपर्टी का, हमें जो पढ़ने हैं क्वेश्चंस उसमें, ठीक है। फिर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी बुक में वो 5th नंबर पे होगी, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, मतलब कोई भी रो या कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है,
या कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जरूर नहीं सारे, ठीक है। क्या आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में अगर एक्सप्रेस किए हुए हैं, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, सारे भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो मोर देन 1 टर्म्स में अगर वो एक्सप्रेस किए हुए हैं, मोर देन 1 टर्म्स में वो लिखे हुए हैं उस फॉर्म में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। मतलब क्या है, हम लोग डिटरमिनेंट को भी उस फॉर्म में, मतलब कि अगर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स अगर 2 टर्म्स की फॉर्म में है तो डिटरमिनेंट को भी 2 टर्म्स में लिखा जा सकता है, अगर 3 टर्म्स में है तो डिटरमिनेंट को भी 3 टर्म्स में लिखा जा सकता है। मतलब क्या है, जो लिखा उससे समझ में नहीं आता है इतना, लेकिन मैं अभी एग्जांपल देता हूं तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे 2 - 1 3 5 8, ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा। तो सपोज इसमें कोई भी एक रो है, कोई भी एक कॉलम, जैसे मैं फर्स्ट रो को ही ले लेता हूँ। फर्स्ट रो सपोज मोर देन 1 टर्म्स की फॉर्म में, मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे है +a, यहाँ पे है +b और यहाँ पे है +c। तो अब देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसमें एक से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स से ज़्यादा भी हो सकती है, पहले 2 टर्म्स की बात करें, ठीक है। तो देखो इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें क्या है, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टर्म्स की फॉर्म में है। तो हम लोग इस डिटरमिनेंट को भी ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से सम की फॉर्म में। कैसे, देखिए फर्स्ट रो में ही ऐसा हो रहा है, बाकी दोनों रोज में नहीं हो रहा है ना, और एक बार में एक ही रो को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं जैसा मैं अभी करने वाला हूँ। तो इन दोनों रो में कुछ नहीं हो रहा था, ये दोनों रोज तो सेम ही रहने वाली है। ये जो फर्स्ट रो है इसका क्या करेंगे, 2 5 8 को हम लोग यहाँ ले लेंगे, 2 5 8, और ए बी सी को हम लोग इसमें ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके पार्ट्स कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट के। तो ये फर्स्ट रो में था, सेकंड रो में होता तो भी किया जा सकता था। ये तो बात आई समझ में, सेकंड रो में भी करके बताता हूँ। देखिए सपोज ऐसा होता, सपोज सेकंड रो में ऐसा होता, देखिए यहाँ सपोज होता +b, यहाँ होता +c, यहाँ पे +a नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैंने समझाया ना, ऑल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या सम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो 2 ही एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 टर्म्स की फॉर्म में है, ये ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी मैं इसके पार्ट्स कर सकता हूँ। देखिए अगर यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं +0 तो लिख ही सकता हूँ ना, है ना, अब तो हो गया ना वैसा ही। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए सेकंड रो में ही क्या है, 2 टर्म्स की फॉर्म में है, बाकी तो सेम ही है, तो बाकी को ऐसे ही लिखेंगे 2 5 8, ये सेम है, यहाँ पे 2 5 8 3 3 0 3 3 0 सेम रहेगा। इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 2 1 और ये हो जाएगा 0 b c। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट्स कर सकते हैं किसके, सेकेंड रो के, ठीक है। ऐसा अगर थर्ड रो में हो तो थर्ड रो के पार्ट्स कर देंगे, बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी। क्लियर हुआ ये। अच्छा जैसे यहाँ प्लस है, सपोज यहाँ पे माइनस होता, क्या होता है यहाँ पे माइनस होता, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ माइनस भी कर सकते थे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर कुछ टर्म्स तो प्लस में हो और कुछ टर्म्स माइनस में हो, तो क्या करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए सपोज, देखो अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज थर्ड रो में ऐसा है, यहाँ पे है +a, ठीक है, यहाँ पे है -b और यहाँ पे है +c, ठीक है, 2 + c लिख दिया। तो देखिए जो थर्ड रो है उसमें भी 2 टर्म्स ही हैं, थर्ड रो में भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स ही है, बट सब में प्लस और सब में माइनस नहीं है, इन दोनों में प्लस है और इसमें माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सबके साइन सेम जरूर होने चाहिए, सेम नहीं है तो सेम बना दो, ठीक है। ये दोनों तो प्लस प्लस है, ठीक है, ये प्लस में नहीं है, ये 3 माइनस भी लिखा, तो आप इसको प्लस तो बना ही सकते हैं। कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 3 + -b, 3 माइनस भी था तो उसको 3 + -b तो लिखा जा सकता है। अब तो हो गए ना तीनों प्लस, तो आप लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, थर्ड रो को ही हमें इस तरह से पार्ट्स में करना है, तो 2 5 8 ये तो सेम रहेगा, 2 5 8 -1 2 1 -1 2 1। थर्ड रो का क्या करेंगे, 3 3 2 ऐसे लिख दूंगा, 3 3 2, और जो a -b c है वो इधर लिख दूंगा, a -b एंड c लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसा मैंने रो में किया वैसा कॉलम में भी करना पॉसिबल है, ठीक है। कॉलम में भी मैं ऐसा करके आपको बता सकता हूँ। देखिए कोई भी कॉलम लेते हैं, सपोज मैंने सेकंड कॉलम ही लिया, सेकंड कॉलम में
मान लीजिए यहाँ पे है प्लस एक्स, यहाँ पे है प्लस वाई और यहाँ पे प्लस जेड, ठीक है। तो भी हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसा भी मैंने सिखाया तब भी इसके पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए सेकंड कॉलम में ऐसा हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में तो नहीं हो रहा, तो क्या 2 - 1 3 8 1 2 वैसे ही रहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, 2 - 1 3 8 1 2, ठीक है। जो सेकंड कॉलम है उसका क्या करेंगे, यहाँ 5 2 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसके पार्ट्स कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये तो किसी भी एक रो या कॉलम को मैंने बताया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो रोज होती है जो इस फॉर्म में होती है, जैसे मान लो यहाँ पर दो कॉलम्स ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो कॉलम है क्या है 8 1 2 था, सपोज इसके साथ है प्लस ए प्लस बी एंड प्लस सी। भाई ये भी दो टर्म्स की फॉर्म में, ये भी दो टर्म्स की फॉर्म में, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, वही करना जो मैंने भी सिखाया, लेकिन आप एक बार में किसी एक को ही क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। जैसे यहाँ 8 + a 1 + b 2 + c है, तो इसके कैसे पार्ट्स होंगे? पहले आपको ये सोचना है कि किसको करना है। जैसे मैंने सोचा कि सेकंड रो को पहले मैं इस तरह से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिवाइड करूंगा, है ना। तो सिर्फ सेकंड कॉलम को ही करूंगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे। कहने का क्या मतलब, देखिए मैं फिर से लिख के बता देता हूँ इस पूरे को ही। मुझे अभी सेकंड कॉलम को पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में, तो क्या करूंगा, देखिए सिर्फ इसी को डिवाइड, दोनों सेम रहेंगे, मतलब 2 - 1 3 सेम रहेगा, 8 + a 1 + b, क्योंकि अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, ये सेम रखेंगे 2 + c। इधर 2 - 1 3 8 + a 1 + b 2 + c, ये सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो 5 2 3 और यहाँ हो जाएगा x y z। ये हमने किसको कर दिया, सेकंड कॉलम को कर दिया। अब थर्ड कॉलम को करना है, तो अब करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। मतलब अगर ऐसा दो रोज में है तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। इसके 2 पार्ट्स, उसके भी 2 पार्ट्स, मतलब इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे 2 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, इसको करेंगे ना थर्ड कॉलम को, 2 5 - 1 2, ये तो सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या होगा 8 1 2 a b c, इसके हमने फिर से 2 पार्ट्स कर दिए। इसी तरह से 2 पार्ट्स इसके भी हो जाएंगे। आप समझ ही गए कैसे करना है। तो एक बार में किसी एक रो या कॉलम को ही किया जा सकता है, ठीक है। मान लो जैसे इसमें प्लस में कुछ लिख रहा हूँ, वैसे इसमें भी कुछ प्लस में होता, माइनस में भी, जैसा भी हो, तो फिर 8 पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे हम लोग पार्ट्स करते हैं इसका। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक बार ही करना पड़ेगा, मतलब एक बार में किसी एक रो या कॉलम के हम लोग को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट्स में, ठीक है। ऐसा अगर दो रोज में या कॉलम्स में है तो फिर 4 आपको टर्म्स मिलेंगे, लेकिन एक बार में किसी एक रो या कॉलम को ही करना पड़ सकता है। समझ गए, ठीक है। मतलब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर इसमें भी कुछ होता, सपोज यहाँ पे होता प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा, अगर इसमें भी ऐसा कुछ होता, अगर मुझे इसके भी 2 पार्ट्स करने, इसके पार्ट्स करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके एग्जैक्टली से 2 ही पार्ट्स करूंगा, एक बार में किसी एक रो या कॉलम को ही ले सकते हैं। सपोज मैंने इसमें फर्स्ट कॉलम को लिया, तो फर्स्ट कॉलम के 2 पार्ट्स करेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब इसके ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर इसके फिर 2 होंगे, इसके फिर 2 होंगे, फिर इसके फिर 2, इसके 2, इस तरह से 8 पार्ट्स हो जाएंगे, जैसा मैंने भी सिखाया आपको, ठीक है। इसके पहले पार्ट्स कर लो, फिर जो मिलता है फिर उसके पार्ट्स करो, फिर जो मिलता है फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 हैं, 3 हो तो फिर 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इतना हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी इसलिए हमने यहाँ समझ ली। क्लियर है ये, ठीक है। इतने ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो और भी बहुत सारी होती है जो आगे क्लासेस में या कंपटीशन क्लासेस में आपको पढ़ने को मिल सकती है, कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए, लेकिन हमें अभी इतने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक के 4.2 एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।